बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का टॉपिक है रॉकेट प्रोपल्शन और इस टॉपिक में देखेंगे कि रॉकेट किस प्रिंसिपल पे काम करता है। तो रॉकेट बेसिकली सैटेलाइट को स्पेस में ले जाने के लिए यूज़ होता है। तो आज देखेंगे कि रॉकेट में कौन सा प्रिंसिपल यूज़ होता है। तो इससे पहले हम एक छोटी सी एग्जाम्पल करेंगे जो डेली लाइफ में भी यूज़ भी होती है। तो रॉकेट भी उसी प्रिंसिपल पे काम करता है जिस प्रिंसिपल पे बैलून काम करता है। बैलून की हम इधर एग्जांपल कंसिडर करेंगे। अगर बैलून को एयर फिल करके छोड़ दिया जाए तो ये ऊपर फॉरवर्ड मूव करता है और बिल्कुल सेम इसी प्रिंसिपल पे, जिस प्रिंसिपल पे बैलून ऊपर मूव करेगा, इसी प्रिंसिपल पे रॉकेट भी फॉरवर्ड ऊपर की तरफ मूव करेगा। तो आइए हम बैलून की एग्जांपल कंसिडर करते हैं। तो ये हमारे पास बैलून है, ठीक है। इस बैलून को जब मैं छोड़ूंगा, इसमें एयर फिल हुई है, तो एयर जब छोड़ूंगा एयर यहां से आउट होगी तो एयर डाउनवर्ड मूव करेगी, एक्शन डाउनवर्ड होगा और वही एयर इस बैलून पे रिएक्शन करेगी तो बैलून अपवर्ड ऊपर की तरफ मूव करेगा। तो आइए ये एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पे रॉकेट से जो गैसेस निकलती हैं, बेसिकली ये पार्ट जहाँ से गैसेस एग्जॉस्ट हो रही होती हैं, आउट हो रही होती हैं, इस पार्ट को नोजल कहते हैं। नोजल से गैसेस आउट होती हैं और ये गैसेस बर्न हो रही होती हैं। जो पार्ट जिसमें गैसेस बर्न होती हैं उस पार्ट को कहते हैं कंबस्टन या कंबस्टन चैम्बर है। उस कंबस्टन चैम्बर में गैसेस बर्न होती हैं, बर्न होने के बाद नोजल में जाती हैं और नोजल से एग्जॉस्ट होती हैं एज अ एक्शन। तो रॉकेट पे अपवर्ड एज अ रिएक्शन थ्रस्ट लगता है तो रॉकेट ऊपर की तरफ मूव करता है। अब चूंकि आपको पता है कि जो फायर है, आग है, वो हमेशा ये ऑक्सीजन की मौजूदगी में ही लगती है। इन द एब्सेंस ऑफ एयर, ऑक्सीजन अगर ना हो तो यहाँ पे फायर नहीं लग सकती। चूंकि जब रॉकेट स्पेस में जाता है तो वहाँ पे तो ऑक्सीजन होती नहीं है। तो अगर ऑक्सीजन नहीं है वहाँ पे तो वहाँ पे फायर यानी आग यानी कंबस्टन नहीं होगी। जब कंबस्टन नहीं होगी तो गैसेस आउट नहीं होगी। तो फिर इसके लिए क्या करते हैं, कंबस्टन चैम्बर के साथ हम जो फ्यूल टैंक लगाते हैं, इस फ्यूल टैंक से जो गैसेस आती हैं बिल्कुल इसके साथ हम ऑक्सीडाइजर टैंक भी लगा देते हैं। ये जो ऑक्सीडाइजर टैंक है ये ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है स्पेस में जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होती, तो वहाँ पे बर्निंग होती है। तो ये रिएक्शन, ये अमल चलता रहता है, एक्शन और रिएक्शन होता रहता है। तो ये रॉकेट अपवर्ड मूव करता रहता है। अब देखें, ये जो हम सारी बात पढ़ रहे हैं कि ये ऑक्सीजन की मौजूदगी में बर्निंग होगी, गैस आउट होगी। जब ये रॉकेट ऊपर की तरफ मूव करता है तो इसके लिए ग्रेविटी से बाहर ले जाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा थ्रस्ट चाहिए। अगर थ्रस्ट कम हो तो ये रॉकेट नीचे की तरफ आ सकता है, फॉल कर सकता है। तो इसके लिए क्या करते हैं, हम इस रॉकेट के साथ और छोटे छोटे रॉकेट लगा लेते हैं, यानी प्रोपेलर लगा लेते हैं। प्रोपेलर में छोटे छोटे रॉकेट लगा लेते हैं। ये रॉकेट भी क्या करते हैं, इनमें भी गैसेस बर्न होती हैं। तो जब गैसेस बर्न होती हैं, गैसेस आउट होती हैं, तो रॉकेट अपवर्ड थ्रस्ट होता है, ऊपर की तरफ मूव करता है। तो ये जो हम रॉकेट की बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स, आपको पता है ये स्पेस में लेकर जाना है, बहुत ज़्यादा फ्यूल चाहिए होता है। तो इसमें जो ओवरऑल ये जो रॉकेट है इसमें 80% हमने फ्यूल रखा होता है और 20% जो सबसे टॉप पे होता है, 20% उसमें एस्ट्रोनॉट्स या सैटेलाइट जिसको हम स्पेस में लेकर जाना चाहते हैं रॉकेट के जरिए, वो हमने सिर्फ ऊपर टॉप पे रखा होता है। उसको पे लोड कहते हैं। पे लोड पे हमने उसको पुट किया होता है। एस्ट्रोनॉट होते हैं या उसमें सामान वगैरह या सैटेलाइट्स होते हैं जिसको रॉकेट पे रखे हम स्पेस में ले जाना चाहते हैं। तो ये जो 80% है ये सिर्फ और सिर्फ फ्यूल होता है, क्योंकि जर्नी बहुत लार्ज है, इतनी दूर जाना है तो फ्यूल भी बहुत ज़्यादा चाहिए। इस रॉकेट में जो हम फ्यूल फिल करते हैं ये लिक्विड भी हो सकता है और ये सॉलिड फॉर्म में भी हो सकता है। तो हमारी बुक के मुताबिक जो टिपिकल रॉकेट की एग्जांपल कंसिडर की हुई है ये लिक्विड हाइड्रोजन यूज़ करता है और इसके साथ हमने ऑक्सीडाइजर टैंक लगाया होता है। ऑक्सीडाइजर टैंक का पर्पज़ ये है कि ये ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा लिक्विड हाइड्रोजन को। तो बर्निंग होगी, बर्निंग से गैसेस बर्न करेंगी तो एक्शन रिएक्शन होगा, तो यहाँ पे रॉकेट फॉरवर्ड अपवर्ड मूव करना शुरू कर देगा।
तो ये हमने चंद बातें देख ली। जो रॉकेट की मैंने ये बातें बताई, ये बहुत सिंपल बातें बताई हैं। ये इतना सिंपल रॉकेट नहीं होता, ये हमारी बुक में बहुत शॉर्ट और सिंपल करके इसको बताया हुआ, ये बहुत कम्प्लेक्स होता है। तो अच्छा स्टूडेंट्स, इसमें हम रॉकेट प्रोपल्शन को देखने लगे हैं। इसमें वर्ड आ रहा है प्रोपल्शन, प्रोपेल, प्रोपेल करना, फॉरवर्ड मूव करना। यहाँ पे जो वर्ड प्रोपल्शन है ये प्रोपेल से है। प्रोपेल मीन मूव करना, फॉरवर्ड मूव करना। तो रॉकेट प्रोपल्शन का मतलब होगा रॉकेट फॉरवर्ड मूव करेगा। अब रॉकेट फॉरवर्ड मूव क्यों करता है? क्योंकि जब रॉकेट के अंदर गैसेस बर्न करती हैं, तो वो गैसेस जब आउट होती हैं रॉकेट से, तो वेरी हाई स्पीड के साथ जब बर्न होती है हाई प्रेशर पे, वेरी हाई स्पीड के साथ वो क्या करती हैं? आउट होती हैं। जब वो गैसेस रॉकेट से आउट होती हैं तो एक्शन हुआ गैसेस पे और रिएक्शन होगा रॉकेट पे, यानी न्यूटन थर्ड लॉ यहाँ पे एक्ट करेगा। एक्शन का रिएक्शन होता है ऑपोजिट डायरेक्शन में, गैसेस पे एक्शन हुआ डाउनवर्ड तो रिएक्शन रॉकेट पे होगा अपवर्ड, तो रॉकेट अपवर्ड मूव करेगा और रॉकेट वेरी हाई स्पीड के साथ ऊपर मूव करेगा, क्योंकि गैसेस जो निकलेंगी वो भी बहुत हाई स्पीड के साथ डाउनवर्ड मूव करेंगी। जब गैसेस हाई स्पीड के साथ डाउनवर्ड मूव करेंगी तो उसी स्पीड से रॉकेट भी ऊपर हाई स्पीड्स के साथ मूव करेगा। यहां पे मैंने पॉइंट लिखा हुआ है, रॉकेट मूव बाय एक्सपेलिंग गैस। रॉकेट क्यों ऊपर मूव करता है? जब गैस एक्सपेल होती हैं। और इसके अंदर जो फ्यूल हम यूज करते हैं ये सॉलिड भी हो सकता है, रॉकेट के अंदर फ्यूल लिक्विड भी हो सकता है। और ये जो लिक्विड की फॉर्म लेते हैं ये हाइड्रोजन लिक्विड होता है, और इसके साथ ऑक्सीजन फिल करते हैं। और ऑक्सीजन क्यों फिल करते हैं? क्योंकि स्पेस में ऑक्सीजन नहीं होती, फायर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ही होती है। तो वहाँ स्पेस में जाएंगे तो बर्निंग ज़रूर होनी चाहिए ताकि गैसेस बर्न हो, रिएक्शन हो और रिएक्शन हो। ठीक है, तो वहाँ पे हम ऑक्सीजन के लिए, वहाँ पे ऑक्सीजन तो नहीं होती, तो लिक्विड के साथ ही हम क्या रखते हैं? ऑक्सीजन भी रखते हैं। तो लिक्विड और ऑक्सीजन रखते हैं, बर्निंग होती है तो फ्यूल बर्न होता है। जब फ्यूल बर्न होता है तो क्या होता है? गैसेस निकलती हैं, और गैसेस निकलती हैं वेरी हाई स्पीड के साथ, और उतनी ही स्पीड किसकी होती है? रॉकेट की, अपवर्ड होती है। तो इधर मैंने पॉइंट लिखा हुआ है, फ्यूल बर्न इन द कंबस्टन चैम्बर एंड 10,000 kg पर सेकेंड। जो फ्यूल बर्न हो रहा था वो एक सेकंड के अंदर, यानी 10,000 एक सेकंड के अंदर बर्न हो रहा होता है। तो इतना ज्यादा फ्यूल एक सेकंड के अंदर बर्न हो रहा होता है। 10,000 kg फ्यूल एक सेकंड में है, तो पता नहीं कितना देर उसने ऊपर स्पेस में जाना है सैटेलाइट को लेकर, तो कितना ज्यादा फ्यूल हमें चाहिए होता है। और जब ये गैसेस बर्न होकर बाहर निकलती हैं तो बहुत हाई स्पीड के साथ बाहर निकलती हैं, और ये स्पीड कितनी होती है? 4,000 मीटर पर सेकंड। और 4,000 मीटर पर सेकंड का मतलब है कि एक सेकंड के अंदर 4,000 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा होता है। 4,000 मीटर पर सेकंड का मतलब है एक सेकंड के अंदर 4,000 मीटर कवर हो रहा होता है, मतलब बहुत हाई स्पीड के साथ रॉकेट मूव कर रहा होता है। यहाँ पे मैंने पॉइंट लिखा हुआ है, वेलोसिटी इसकी कितनी होगी? 4,000 मीटर पर सेकंड। और ये वेलोसिटी इंक्रीज करती जाती है कंटिन्यूसली, क्योंकि गैसेस बर्न करती जाती हैं, गैसेस एक्शन होगा डाउनवर्ड और रिएक्शन किधर होगा? अपवर्ड। तो ये ऐसे ही रॉकेट ऊपर की तरफ मूव करता जाएगा, रॉकेट की वेलोसिटी क्या होती जाएगी? इंक्रीज करती जाएगी। एक सेकंड में 4,000, तो दूसरे सेकंड में 8,000, थर्ड सेकंड में 12,000, तो हर सेकंड में कितनी बढ़ती जाएगी? 4,000 इंक्रीज करती जाएगी। जब अगर वेलोसिटी इंक्रीज करती जा रही है तो मोमेंटम भी इंक्रीज करेगा, क्योंकि हम जानते हैं मोमेंटम का फॉर्मूला होता है P = mv। जैसे जैसे वेलोसिटी इंक्रीज करती जाएगी तो मोमेंटम भी इंक्रीज करता जाएगा। तो इसका रॉकेट का मोमेंटम मोर एंड मोर होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी भी इंक्रीज होती जा रही है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे फ्यूल के बारे में आपको बता दूं कि फ्यूल जो होता है 80% इसके मैस पे कंसिस्ट करता है। अगर 100% मैस है फ्यूल का तो इसमें 80% जस्ट फ्यूल ही फिल किया होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्यूल चाहिए होता है। और फ्यूल को ये प्रॉब्लम कवर करने के लिए हम क्या करते हैं? रॉकेट के साथ छोटे हम और भी मजीद रॉकेट लिंक्ड कर देते हैं, और भी रॉकेट इसके साथ अटैच कर देते हैं, तो उनका फ्यूल भी यूज़ हो रहा होता है। और जब ये स्टार्ट होता है, लॉन्च होता है, तो क्या होता है? गैसेस बर्न होती हैं, गैसेस डाउनवर्ड होंगी तो वो रॉकेट अपवर्ड होगा। जब रॉकेट ऊपर स्पेस में जाता है तो क्या होगा? जिसका फ्यूल यूज हो जाता है वो पार्ट क्या होता जाएगा? उतरता जाएगा, रॉकेट से आउट होते जाते हैं, निकलते जाते हैं। जब रॉकेट से इसके पार्ट उतर के बाहर गिरते जाते हैं तो क्या होता है? इसका मैस कम होता जाता है, क्योंकि ऊपर जाता जा रहा है, जो पार्ट का फ्यूल यूज होता जाएगा वो उतरता जाएगा, मैस कम होता जाएगा। अब यहाँ पे ना मैस एक्सलेशन फाइंड करते हैं। एक्सलेशन के लिए हम यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज करेंगे, न्यूटन साइकिल लॉ। ये न्यूटन साइकिल लॉ आपने पढ़ा हुआ है, F = ΔP/ΔT। और डेल्टा भी चेंज मोमेंटम है, तो हमारे पास मोमेंटम इधर क्या लिख दिया? mv लिख दिया। mv इसका मोमेंटम है, t टाइम है। ठीक है, ये ऊपर वाला ये फॉर्मूला नीचे लिखा हुआ है। अब देखें जरा, यहाँ पे हम कह रहे हैं कि एक सेकंड में मोमेंटम चेंज हो रहा है,
मोमेंटम चेंज हो रहा है पर सेकंड। पर सेकंड का मतलब होता है कि 1 सेकंड। यहाँ पे टाइम की जगह पे हम क्या लिख देंगे 1 सेकंड। यहाँ पे 1 सेकंड पुट किया तो ये 1 डिनोमिनेटर में आ रहा है, 1 लिखें या ना लिखें तो वही बात है। तो एम वी हमने लिख दिया, तो ये फोर्स आ गई एम वी। अब ये कौन सी फोर्स है जो किस पे लग रही है, स्मॉल एम पे लग रही है। स्मॉल एम गैसेस का मैस है, यानी ये फोर्स एक्ट कर रही है गैसेस पे। और कौन एक्ट कर रहा है, रॉकेट एक्ट कर रहा है। रॉकेट के अंदर इंजन है ना, इंजन के अंदर कंबस्टन चैम्बर है, वो कंबस्टन चैम्बर क्या कर रहा है, वो बर्न कर रहा है गैसेस, तो थ्रस्ट प्रोड्यूस करता है किस पे, गैसेस पे। जो गैसेस पे थ्रस्ट लगता है, थ्रस्ट मीन फोर्स, जो गैसेस पे फोर्स लगती है उसका फॉर्मूला क्या है, F इज इक्वल टू एम वी। ठीक हो गया। अब देखें, अब एज अ रिएक्शन इस पे फोर्स लगेगी, रॉकेट पे भी एज अ रिएक्शन फोर्स लगेगी। और न्यूटन सेकंड लॉ अगेन लिखा, ये पहले जो न्यूटन सेकंड लॉ लिखा था ये मोमेंटम के टर्म में था। अब जो मैं न्यूटन सेकंड लॉ लिख रहा हूँ ये एक्सेलरेशन की टर्म में है। F इक्वल टू एम ए आपने पढ़ा हुआ है। यहाँ पे मैंने कैपिटल एम लिखा है, कैपिटल एम इसलिए लिखा क्योंकि ये रॉकेट पे फोर्स लग रही है, तो ये जो फोर्स आ रही है ये रॉकेट पे लग रही है क्योंकि कैपिटल एम लगा दिया। इसको हम कह देंगे ये रिएक्शन है, कैपिटल एम ए रिएक्शन है और ये एम वी क्या है, एक्शन है। और एक्शन और रिएक्शन इक्वल होते हैं, न्यूटन थर्ड लॉ कहता है। तो हमने ये न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग इन दोनों फोर्सेज को इक्वल कर दिया, क्योंकि ये न्यूटन थर्ड लॉ कहता है एक्शन रिएक्शन इक्वल होता है, दोनों के इक्वल लिखा हमने, एम कैपिटल एम ए इक्वल टू एम वी। और ये कैपिटल एम डिवाइड हो जाएगा, कैपिटल एम डिवाइड होगा तो ये फॉर्मूला बन गया एक्सेलरेशन ऑफ रॉकेट। और एक्सेलरेशन ऑफ रॉकेट का फॉर्मूला क्या बना, ए इज इक्वल टू एम वी ओवर कैपिटल एम। अब यहाँ पे बच्चों देखें, ये कैपिटल एम और ये एक्सेलरेशन दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शन है। और हमें पता है जब रॉकेट ऊपर की तरफ फॉरवर्ड मूव करता जाता है, इसका जिस पार्ट का फ्यूल यूज होता है वो पार्ट डिस्कार्ड हो जाता है, उतर जाता है, तो रॉकेट का मैस क्या हो जाता है, कम। जब रॉकेट का मैस कम होगा तो आपको पता है कि ये एक्सेलरेशन के इनवर्स है। जब रॉकेट का मैस कम होगा तो इसका मतलब इसका एक्सेलरेशन इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन और मैस इनवर्सली प्रोपोर्शन है। जैसे जैसे रॉकेट उतरता जाएगा मैस कम होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। हमें पता है एक्सेलरेशन मैस के इनवर्स है, तो मैस कम होगा एक्सेलरेशन इंक्रीज हो जाएगा। अच्छा बच्चों, अब हम सेकंड टॉपिक देखने लगे हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन। और ये वाला टॉपिक मैंने ऑनलाइन क्लासेस में आपको पढ़ाया था, इधर रिकॉर्डेड वीडियो में अगेन हम देखेंगे, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। बहुत सिंपल सा टॉपिक है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी हम डेफिनेशन देखते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन होती क्या है। जो डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी उसमें कहा था बेसिकली ये मोशन है जिसमें क्या होगा, 2 डायमेंशन मोशन होगी। तो इसको लिख लेते हैं 2D। 2D का मतलब मैंने रख दिया 2 डायमेंशनल मोशन, D फॉर डायमेंशन होगा। अगर मैं इस 2D की बात करूं तो इसके अंदर हम यूं कह सकते हैं 2 1 डायमेंशनल मोशन होंगी, यानी एक 1D है, इसी तरह 2 डायमेंशन होंगी, उन दोनों को कंबाइन क्या कहेंगे, 2 डायमेंशन मोशन। और 1 डायमेंशन को 1 लाइन के लॉन्ग कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसकी एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं। मैं लेट करता हूँ बॉल है और इस बॉल को हम हॉरिजॉन्टली पुश करते हैं, थ्रो करते हैं, तो ये हॉरिजॉन्टली मूव करेगा और एक स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग मूव कर रहा है, तो इसका हम नाम रख देंगे 1 डायमेंशनल मोशन। अब देखें यहाँ पे ये जो 1 डायमेंशनल मोशन हो रही है इसमें इक्वल डिस्टेंस हो रहा है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो यहाँ पे ये वेलोसिटी जो होगी ये कांस्टेंट होगी। जब इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में हो तो इसको कांस्टेंट वेलोसिटी कहेंगे। और यहाँ पे एयर फ्रिक्शन नहीं होगी, एयर फ्रिक्शन इग्नोर की हुई है या नहीं है, तो यहाँ पे कोई फोर्स नहीं लग रही हॉरिजॉन्टल पे, तो यहाँ पे क्या होगा, वेलोसिटी कांस्टेंट होगी हॉरिजॉन्टल के लॉन्ग, यानी एक्स एक्सिस के लॉन्ग, और यहाँ पे एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन 0 होगा। ठीक है बच्चों, ये हो गया। अब लेट करते हैं कि इसी बॉल को हम पकड़ते हैं, ये जो मैंने बात की ना ये हॉरिजॉन्टल के लॉन्ग 1 डायमेंशन मोशन है, ये एक 1 डायमेंशन मोशन होगी। अब इसी बॉल को पकड़ के हम वर्टिकल के लॉन्ग थ्रो करते हैं। जब ये बॉल वर्टिकल के अलॉन्ग हम थ्रो करते हैं तो ये ऊपर की तरफ मूव करेगा, तो अब यहाँ पे एक फोर्स लग रही है, वो है ग्रेविटेशन फोर्स, जो अर्थ की फोर्स है। तो अब यहाँ पे इक्वल डिस्टेंस कवर नहीं होगा इक्वल टाइम पे, क्योंकि फोर्स लग रही है तो पहले ज़्यादा होगा डिस्टेंस, फिर कम होगा, फिर उससे भी कम होता जाएगा, एट द एंड ये स्टॉप हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें इक्वल डिस्टेंस कवर नहीं हो रहा इक्वल टाइम में, तो यहाँ पे वेलोसिटी जो होगी या स्पीड होगी यहाँ पे ये चेंज हो जाएगी। ठीक है, वेलोसिटी यहाँ पे चेंज हो रही है क्योंकि ग्रेविटेशन फोर्स लग रही है। हॉरिजॉन्टल पे तो एयर फ्रिक्शन नहीं थी, हॉरिजॉन्टल के लॉन्ग कोई फोर्स नहीं थी, लेकिन वर्टिकल में मूव किया तो ग्रेविटेशन फोर्स लग रही है। अब यहाँ पे ये जो ग्रेविटेशन फोर्स एक्ट कर रही है ये डिस्टेंस को चेंज कर रही है, यानी यहाँ पे वेलोसिटी चेंज हो रही है, वेलोसिटी चेंज हो रही है तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। यहाँ पे वर्टिकल एक्सेलरेशन कहेंगे और इस वर्टिकल एक्सेलरेशन का नाम रखेंगे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन।
जिसको स्मॉल जी कहते हैं, जिसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। ठीक है, तो ये हमने देख ली। अब देखें बच्चों, यहाँ पे एक एक्स के लॉन्ग थी, वो भी वन डायमेंशनल मोशन थी, और दूसरी वर्टिकल वाई एक्सिस के लॉन्ग है, ये भी वन डायमेंशन है। इन दोनों को कंबाइन करें तो क्या हो जाएगी, टू डायमेंशनल मोशन हो जाएगी। अब मैं लेट करता हूँ कि बॉल को पकड़ा और इसको कर्व पाथ में थ्रो करते हैं। इसके लिए लेट करते हैं कि एक पर्सन है, गाड़ी पे बैठा हुआ है, अभी वो रेस्ट में है, बॉल को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करता है, बॉल ऊपर जाएगा, स्ट्रेट अप स्ट्रेट डाउन आएगा, तो ये एक लाइन के लॉन्ग है, इसको कहेंगे वन डायमेंशनल मोशन। अब मैं लेट करता हूँ कि ये गाड़ी मूव कर रही है, पर्सन भी मूव कर रहा है, इसके हैंड में जो बाल है ये भी उतनी स्पीड से मूव कर रहा है जितनी स्पीड से गाड़ी मूव कर रही है। अब ये अपने हैंड से बाल को छोड़ता है, ऊपर की तरफ थ्रो करता है। अब देखें, थ्रो करेगा तो ये स्ट्रेट अप और स्ट्रेट डाउन ही आएगा, लेकिन बाहर जो सड़क पे खड़ा होगा पर्सन, उसको दिखाई देगा कि ये बॉल कर्व पाथ में मूव कर रहा है। ठीक है, क्योंकि बॉल जिस पर्सन के हैंड में था, पर्सन गाड़ी पे था और गाड़ी मूव कर रही थी, जो वेलोसिटी उस गाड़ी की होगी वही वेलोसिटी पर्सन की या उस बॉल की होगी। तो बॉल को जब थ्रो करेगा ना तो ऊपर की तरफ बॉल जाएगा, तो बॉल स्ट्रेट अप डाउन ही आएगा मूवमेंट के दौरान भी उस पर्सन के लिए जो गाड़ी में। लेकिन जो बाहर खड़ा है गाड़ी से, सड़क पे रेस्ट पे है, वो देखेगा, उसको लगेगा कि ये बॉल क्या है, ये कर्व पाथ में मूव कर रहा है। या यूं लेट कर लें कि आपने गेंद को पकड़ के कर्व पाथ में थ्रो किया है, यूं लेट कर लें। ठीक है, तो जब बॉल कर्व पाथ में मूव किया तो यहाँ पे वर्टिकल डिस्टेंस भी कवर होगा और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी कवर होगा। तो यहाँ पे देखिए, जब भी कर्व पाथ में मोशन होगी तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों मोशन हो रही होती हैं। इन दोनों को कंबाइन करें तो इस मोशन को हम कहेंगे टू डायमेंशनल मोशन, या आप आसान फास में कह सकते हैं टू डायमेंशनल मोशन क्या होती है, ये वो मोशन है जो टू वन डायमेंशनल मोशन पे कंसिस्ट करती है। यानी इसके अंदर दो वन डायमेंशनल मोशन होती हैं, एक एक्स के लॉन्ग और एक वाई के लॉन्ग। ठीक है, बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है। इसके लिए एक और एग्जांपल कंसिडर करते हैं। एरोप्लेन है, फ्लाइट कर रहे हैं, और एरोप्लेन क्या करता है, फ्लाइट करते हुए पार्सल को ड्रॉप करता है। जब ये पार्सल को ड्रॉप करेगा तो ये पार्सल नीचे की तरफ आएगा, लेकिन उसी स्पीड के साथ जो स्पीड उस एरोप्लेन की है। तो एरोप्लेन आगे की तरफ मूव करते हुए इसको ड्रॉप कर रहा है, तो ये पार्सल नीचे आएगा और एरोप्लेन के बिल्कुल नीचे ही रहेगा, और आगे मूव कर रहा है उसी स्पीड से जिस स्पीड से एरोप्लेन मूव कर रहा था। तो ये नीचे आता जाएगा, पार्सल नीचे आता जाएगा, और आप देखेंगे कि एंड तक जब ये नीचे हिट करेगा तो जहां तक आगे गया होगा एरोप्लेन, उसी डिस्टेंस पे ये पार्सल भी आगे मूव किया होगा, यानी स्पीड दोनों की सेम है। ठीक है, तो ये हमने देखें जब पार्सल को, ये तो हो गई एक जनरल सी बात, लेकिन हमने टू डायमेंशनल मोशन देखनी है। जब ऊपर से नीचे आया तो देखें यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी कवर हुआ है, और ऊपर से नीचे आ रहा है बॉडी तो वर्टिकल डिस्टेंस भी कवर हो रहा है, यानी यहाँ पे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों मोशन हो रही है। तो यहाँ पे इस मोशन को क्या कह देंगे, टू डायमेंशनल मोशन कह देंगे। अगर कोई भी क्रिकेट मैच खेलें, अगर उसको हिट करें बॉल को, कर्व पाथ में जाती है बॉल, तो ये टू डायमेंशन है। अगर फुटबॉल प्लेयर है और वो फुटबॉल प्लेयर क्या करता है, इस फुटबॉल को किक करता है, तो फुटबॉल कर्व पाथ में जाएगा, तो ये कर्व पाथ भी क्या हो जाएगी, टू डायमेंशनल मोशन हो जाएगी। बच्चों, ये हमने देख लिया टू डायमेंशनल मोशन का कंसेप्ट। इसकी डेफिनेशन बुक में लिखी हुई है, आप अगर अपनी बुक में देखें तो ये ग्रीन कलर में हाईलाइट भी की हुई है, और बुक में जो हाईलाइट की हुई है इसको मैं बुक से पढ़ता हूँ, आप ज़रा अपनी बुक पे देखें, पेज नंबर 66 है। तो पेज नंबर 66 पे लिखा हुआ है, प्रोजेक्टाइल मोशन इज़ टू डायमेंशनल मोशन अंडर कांस्टेंट एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है बच्चों, ये बुक की वर्डिंग में है। ठीक है, आप अपनी वर्डिंग में भी बना सकते हैं, लेकिन ये जो डेफिनेशन लिखी हुई है ना, इसमें कहते हैं अंडर कांस्टेंट ग्रेविटेशन एक्सेलेरेशन, यानी कांस्टेंट ग्रेविटेशन एक्सेलेरेशन जो है ना, उसका मतलब जी है, और जी कितना रहता है, 9.8 मीटर पर सेकंड रहता है, यानी ये कांस्टेंट है। तो इस 9.8 चूंकि चेंज नहीं होता, तो इसलिए इसको क्या कह रहे हैं, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अंडर कांस्टेंट एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब ये कांस्टेंट रहेगा, मतलब ये 9.8 ही रहेगा। और यहाँ पे ना अब एग्जाम्पल हमने देख ली, बहुत सारे एग्जाम्पल देखे। आपकी बुक में जो एग्जाम्पल दी हुई हैं वो फुटबॉल प्लेयर की एग्जाम्पल दी हुई है। जब फुटबॉल किक करेगा तो फुटबॉल कर्व पाथ में मूव करेगा, तो ये क्या हो जाएगी, टू डायमेंशनल मोशन हो जाएगी। आप जरा देखें, यहाँ पे एक डेफिनेशन करते हैं ट्रेजेक्ट्री। ऐसा करते हैं, हम यहाँ पे चलते हैं, एक्सप्लेनेशन करते हैं, फिर उसकी तरफ चलते हैं। तो देखिए, मैं यहाँ पे ना एक पॉइंट बताने लगा हूँ, एक्सप्लेनेशन हमने करनी है। तो यहाँ पे लेट करते हैं
कि ये पर्टिकुलर हाइट है, ठीक है, इस पर्टिकुलर हाइट से हम बॉडी को थ्रो करते हैं। लेट कर लें ये क्रिकेट बॉल, ये लेट कर लें इसमें कि क्रिकेट बॉल है, इसको जब थ्रो किया हॉरिजेंटली थ्रो किया, तो इनिशियली इसको हमने थ्रो ही हॉरिजेंटली किया है, तो इसमें हॉरिजेंटल वेलोसिटी होगी। जब ये नीचे की तरफ आएगा थ्रो किया, तो नीचे की तरफ ये कर्व पाथ में मूव करता आएगा। अभी मैं आपको बता के आ रहा हूँ कर्व पाथ में जो मोशन होती है उसको क्या कहते हैं, टू डिमेंशनल मोशन कहते हैं। टू डिमेंशनल मोशन कौन सी होगी, टू डिमेंशनल मोशन कर्व पाथ में, जिसको क्या कहेंगे, प्रोजेक्टर मोशन कहेंगे। अब इस डायग्राम में देखें, जब हम बॉडी को थ्रो करते हैं हॉरिजेंटली तो ये नीचे की तरफ आएगा। पहले तो हॉरिजेंटली ये जस्ट मूव करेगा, फिर उसके बाद ये नीचे आना शुरू हो जाएगा और कर्व पाथ में आएगा। अब ऐसा क्यों हो रहा है, नीचे क्यों आ रहा है, हालांकि हमने थ्रो तो इसको हॉरिजेंटल किया है, इसको आगे की तरफ थ्रो किया है, हिट किया है, हॉरिजेंटल भेजा है, लेकिन ये नीचे भी आना शुरू हो जाएगा। नीचे से नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे इस पे ग्रेविटेशन फोर्स लग रही है, और ग्रेविटेशन फोर्स किधर लग रही है, डाउनवर्ड लग रही है, तो इसको ग्रेविटेशन फोर्स नीचे की तरफ खींचेगी, तो वर्टिकल मोशन भी होगी, यानी नीचे भी आएगा। और साथ कहाँ मूव कर रहा है, फॉरवर्ड भी मूव कर रहा है, फिर इधर आ रहा है, तो इस पॉइंट पे भी ये वर्टिकल भी और हॉरिजेंटल भी, फिर ये हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल, ये क्या हो रहा है, इधर यहाँ पे फोर्सेस लग रही हैं और ये नीचे आके हिट करेगा। अब देखें यहाँ पे हो क्या रहा है, हॉरिजेंटल वर्टिकल दोनों मोशन हो रही है, लेकिन मैंने अभी आपको शुरू में बताया कि ये जो वर्टिकल मोशन है इसमें वेलोसिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि एयर फ्रिक्शन भी नहीं है। हॉरिजेंटल पे सिर्फ एक ही फोर्स लगनी थी, वो कौन सी, एयर फ्रिक्शन की लगनी थी। एयर फ्रिक्शन को हम लेफ्ट करते हैं, ये है ही नहीं है, एयर है ही नहीं है, इग्नोर की हुई है। तो जब एयर ही नहीं है तो यहाँ पे क्या होगा, ये हॉरिजेंटल वेलोसिटी जो होगी ये क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। और जब हॉरिजेंटल वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाए, मैंने आपको बताया हॉरिजेंटल एक्सेलेरेशन भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। और अब वर्टिकल पे आ जाए, वर्टिकल के लॉन्ग मूव कर रहे हैं, वर्टिकल वेलोसिटी आपको बताया था ये वेरिएबल होती है, वर्टिकल वेलोसिटी वेरिएबल है, कांस्टेंट नहीं है, तो यहाँ पे एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस होगा, क्योंकि एक्सेलेरेशन कहते हैं चेंज इन वेलोसिटी को। वेलोसिटी चेंज हो रही है तो एक्सेलेरेशन है, अगर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है तो एक्सेलेरेशन नहीं है, मतलब एक्सेलेरेशन जीरो होगा। यहाँ पे वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही तो एक्सेलेरेशन जीरो है, यहाँ पे वेलोसिटी चेंज होगी तो एक्सेलेरेशन होगा, ठीक है। अब देखिए ये नीचे की तरफ आ रहा है, ये वेलोसिटी वर्टिकल, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल वेलोसिटी चेंज हो रही है। अब देखें बच्चों, ये जो बातें मैंने आपको बताई ना, ये यहाँ पे मेंशन आपकी बुक में भी लिखी हुई हैं, ये अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ लगाते हैं। न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या कहता है, बॉडी अगर मूव कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता रहेगा। अगर यहाँ पे मैं कहता हूँ कोई फोर्स नहीं लग रही, फोर्स यानी हॉरिजॉन्टल फोर्स ही नहीं कोई लग रही, इसको मैं एफ एक्स से लिख लेता हूँ। जब हॉरिजॉन्टल फोर्स ही नहीं लग रही तो बॉडी अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा था तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी से ही मूव करता रहेगा, ठीक है। इधर लिख लेते हैं, इसकी वेलोसिटी क्या आ गई, कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ, आपने बच्चों पढ़ा हुआ है, फर्स्ट लॉ क्या बताता है हमें, फर्स्ट लॉ बताता है कि अगर कोई बॉडी मूव कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से तो मूव ही करता रहेगा, अगर वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहता है। अब चूंकि कांस्टेंट वेलोसिटी होगी तो कांस्टेंट वेलोसिटी हो तो हमें पता है एक्सेलेरेशन क्या होगा, कांस्टेंट वेलोसिटी हो तो एक्सेलेरेशन जीरो। एक्सेलेरेशन कहते ही चेंज इन वेलोसिटी क्यों है, तो चेंज इन वेलोसिटी हो ही नहीं रही, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, कांस्टेंट है तो एक्सेलेरेशन जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमें पता चल गया, हॉरिजॉन्टल पे कोई फोर्स नहीं है, कांस्टेंट वेलोसिटी है तो एक्सेलेरेशन जीरो हो गया। अब जरा देखिएगा, यहाँ पे हमने देख लिया कि एक्सेलेरेशन तो लगेगा। अब हम देखें कि यहाँ पे एक जब बॉडी ऊपर से नीचे थ्रो किया, नीचे आके ग्राउंड को हिट करेगा तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी कवर होगा और दूसरा यहाँ पे वर्टिकल डिस्टेंस भी कवर होगा। यहाँ पे दोनों डिस्टेंस कवर हो रहे हैं, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल को एक्स से लिख लेंगे, वर्टिकल डिस्टेंस को वाई से लिख लेंगे। ये दोनों डिस्टेंस हमने फाइंड करने हैं। ये जो बातें मैंने बताई ये आपकी बुक में लिखी हुई हैं। जरा अपनी बुक पे आए, पेज नंबर देखें 66 पे ये सबसे ऊपर जो फर्स्ट पैराग्राफ है इसकी थर्ड लाइन की मिड में लिखा हुआ है, व्हेन इट इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली फ्रॉम अ सर्टेन हाइट। बॉल को हम थ्रो करते हैं सर्टेन हाइट से तो क्या होता है, इट इज ऑब्जर्व दैट बॉल ट्रेवल फॉरवर्ड एज वेल एज फॉल डाउनवर्ड, आगे भी मूव करेगा और नीचे की तरफ भी आएगा। फिर उसके बाद अगली लाइन में देखें जो मैंने हाईलाइट की हुई है, बॉल लीव्स द हैंड ऑफ द थ्रोअर एट अ पॉइंट ए, मतलब उसको थ्रो किया नीचे फेंका। अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन देयर विल बी नो एक्सेलेरेशन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन अनलेस हॉरिजॉन्टल डायरेक्टेड फोर्स एक्ट ऑन द बॉल, ठीक है, इग्नोरिंग द एयर फ्रिक्शन। फिर आगे जो मैंने हाईलाइट किया हुआ वो देखें, देयर इज नो हॉरिजॉन्टल फोर्स एक्टिंग ऑन इट सो इट्स हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी विल रिमेन अनचेंज्ड, ठीक है बच्चों। ये जो मैंने बातें आपको बताई ना सारी,
ये आपकी बुक में मैंने हाईलाइट की हुई हैं, आपने स्क्रीन पे भी देख ली होंगी। अब देखें, हमने अब डिस्टेंस फाइंड करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को हम इधर लिखते हैं। फर्स्ट हम इधर मेंशन करेंगे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, और सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, ये हमने डिस्टेंस फाइंड करना है। अब ज़रा देखिएगा, हम चूंकि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस अभी फाइंड करने जा रहे हैं, तो जब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो जहाँ पे एस आ रहा है वहाँ पे एक्स, वी आई की जगह वी आई एक्स लिख देंगे, ए की जगह ए एक्स लिख लेंगे, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की बात करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे मैं ना हेडिंग भी लिख लेता हूँ, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस देखने लगे हैं। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के लिए हम इधर ऐसा करते हैं, एस की जगह पे क्या आ जाएगा, एक्स, ये आ जाएगा वी आई एक्स इंटू टी प्लस 1/2 ए एक्स। ठीक है, ये एक्स लगा दिया सब स्क्वायर में। ये इक्वेशन मैं दोबारा लिख रहा हूँ, क्या आ रही है, एक्स इज इक्वल टू वी आई एक्स इंटू टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। अब देखिए हॉरिजॉन्टल एक्सेलेरेशन तो अभी हम बता के आ रहे हैं 0 है, तो इधर ए की जगह ए एक्स की जगह 0 लगा देंगे, तो ये क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू वी आई एक्स इंटू टी प्लस 1/2, ये ए एक्स की जगह 0 लगा दिया, 0 ये मल्टीप्लाई होगा तो ये सारे का सारा फैक्टर 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा x इज इक्वल टू वी आई एक्स इंटू टी, ये तो हो गया 0, तो बाकी क्या रह जाएगा, वी आई एक्स इंटू टी आ गया। ये हमारे पास फार्मूला बन गया हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का। इसको नाम रख देते हैं, ये इक्वेशन 1 है। आपकी बुक में बच्चों यहाँ तक लिखा हुआ है। ठीक है, इसको फर्दर भी सॉल्व कर सकते हैं। आपने पढ़ा था ना सेकंड चैप्टर में, ये फार्मूला पढ़ा था ए एक्स, और ए एक्स का फार्मूला क्या था, ए कोस थीटा। ठीक है, अगर इस तरह से मैं ये लिखूं, वी आई एक्स लिखूं, ए एक्स की जगह क्या लिख दिया, वी आई एक्स, तो वी आई एक्स का फार्मूला इसी के लिए हाफ से ओपन करें, क्या बनेगा, ए एक्स इक्वल टू ए कोस थीटा है, तो वी आई एक्स किसके इक्वल होगा, वी आई कोस थीटा। मतलब ये इस तरह लिख सकते हैं। अगर ये वैल्यू आप इधर पुट करें तो एक और फॉर्मूला बना सकते हैं, ये आपकी बुक में नहीं है लेकिन आप बना सकते हैं, एमसीक्यूज में है तो आपको पता होगा। इधर वी आई एक्स की जगह पे क्या लिख देंगे, वी आई कोस थीटा इंटू टी आ रहा है। ठीक है, ये एक और एक्स्ट्रा मैंने फॉर्मूला बना दिया। ये हमने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस देखनी है। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फाइंड करना हो तो क्या चाहिए, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी चाहिए, टाइम चाहिए, इनको मल्टीप्लाई करेंगे डिस्टेंस आ जाएगा। स्टूडेंट्स, अब हम वर्टिकल डिस्टेंस फाइंड करने लगे हैं, और वर्टिकल डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हमने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ की, क्या होती है, s इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब चूंकि वर्टिकल फाइंड करना है तो यहाँ पे s की जगह y लगा देंगे, वी आई की जगह पे वी आई वाई लगा देंगे, t वैसे ही है 1/2, a की जगह ए वाई लगा दिया, क्योंकि वर्टिकल है ना, तो a और वी आई के साथ y लगा दिया। अब देखें, हमने स्टार्टिंग पे जब इसको थ्रो किया था तो इसको हॉरिजॉन्टली थ्रो किया था, तो इसकी इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी 0 होगी। क्यों 0 होगी, क्योंकि हमने इसको इनिशियली जब थ्रो किया था तो ये थ्रो ही कैसे किया था, इसको हॉरिजॉन्टली थ्रो किया था, तो वर्टिकल नहीं होगी, बाद में नीचे आएगा तो वर्टिकल होगी। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे हम फिर लिखते हैं वी आई वाई क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि वर्टिकली तो थ्रो किया ही नहीं था हमने। इनिशियली वर्टिकल 0 होगी, हॉरिजॉन्टल सिर्फ होगी, फिर जब नीचे आएगा तो फिर वर्टिकल भी और हॉरिजॉन्टल दोनों वेलोसिटीज आ जाएंगी। अब ये वी आई वाई तो 0 हो गया, और ए वाई की जगह पे क्या लगा देंगे, जी लगा देंगे, 9.8 है, और ये पॉजिटिव है क्योंकि बॉडी नीचे आ रहा है, जब बॉडी नीचे आ रहा हो तो जी पॉजिटिव होता है। अब ये दोनों वैल्यूज लगाते हैं, अब हमारे पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा, y इज इक्वल टू वी आई वाई की जगह 0 आ जाएगा इंटू टी, और साथ क्या आ जाएगा प्लस 1/2, और ए वाई की जगह पे आ जाएगा g, और साथ आ जाएगा टी स्क्वायर। ये 0 हो जाएगा, ये तो बीच में से फैक्टर क्या, इधर सिर्फ क्या बच जाएगा 1/2 जी टी स्क्वायर। तो बच्चों ये हमारे पास वर्टिकल डिस्टेंस का फॉर्मूला आ गया। ठीक है, यहाँ से हम वर्टिकल डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। तो अगर हमारे पास टाइम सिर्फ दिया हो तो हम बता सकते हैं वर्टिकल डिस्टेंस कितना होता है। अगर मैं कहता हूँ ऊपर से नीचे आता है बॉडी, और कितना डिस्टेंस कवर करता है, कितना टाइम लेता है, 2 सेकेंड टाइम लेता है। ऊपर से नीचे आते हुए 2 सेकेंड टाइम लेता है, तो बताएं y कितना होगा। तो यहाँ पे लगाते हैं 2, टाइम की जगह क्या लगाएंगे 2, इधर 2 पुट करें 1/2 g, और t की जगह 2 आएगा, 2 का स्क्वायर आ जाएगा, और हमें पता है 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है।
यहाँ से 2 4 से कैंसिल होगा तो क्या आ जाएगा 2g, और g की वैल्यू आप जानते हैं कितनी होती है 9.8 होती है, तो मल्टीप्लाई कर दें 19 पॉइंट समथिंग आ जाएगी, ठीक है, ये 19.6 इस तरह की वैल्यू आ जाएगी, ये इसका आंसर आ जाएगा। ये एमसीक्यूज़ में आपको पूछा जा सकता है इस तरह से, ठीक है। तो अब ऐसा करते हैं, ये हमने वर्टिकल डिस्टेंस फाइंड कर लिया और हाइट फाइंड कर ली, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फाइंड कर ली। अब अच्छा हम वेलोसिटीज़ फाइंड करेंगे। अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता है ना तो इस पर आप 3 स्टार लगा लें, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इसमें ये लॉन्ग क्वेश्चन में ना हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डिस्टेंस तक आपसे पूछेगा कि ये डिस्टेंस बताएं, ठीक है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा ना, इसका दूसरा पार्ट है, नेक्स्ट पेज है, ठीक है। जो नेक्स्ट पेज है पेज नंबर 66 तक, जो 66 पेज पे ये लिखी हुई ना, ये 1 क्वेश्चन है। अब 67 पेज पे जो एक्सप्लेनेशन है ये वेलोसिटीज़ फाइंड की हुई हैं। हमने अभी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्टेंस फाइंड